हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आपका एजुकेटर उत्सव तिवारी आज आपके लिए डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं जो इकोनॉमिक सेगमेंट से है। क्लास 10th के बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहां से हमारे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले तो हम डेवलपमेंट में माइंड मैप को देखेंगे, माइंड मैप को समझेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट को देखेंगे हम कि डेवलपमेंट क्या है, इसके पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। डुअल एस्पेक्ट के बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, दैट इज द कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा माइंड मैप होगा। मैं साइड हो जाता हूं, अगर आपको चाहिए होगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, तो डेवलपमेंट होता क्या है भाई। ठीक है, तो डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट यूनिडायरेक्शनल है। नो, इट इज नॉट यूनिडायमेंशनल, इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। कैसे? जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इनका कहना है कि एडवांस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव। फिर उसके बाद प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, अगर प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी होगी तो डेवलपमेंट हम मानेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है दैट मिनिमम लेवल ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, अगर क्रिमिनलाइजेशन अपने मिनिमम लेवल पे हो, ठीक है, उसको डेवलपमेंट बोला जा सकता है। उसी के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास है बेसिक यूनिवर्सल इनकम, अगर किसी की बेसिक यूनिवर्सल इनकम मिलती है या एक यूनिवर्सल इनकम जो है वो बेसिक लेवल पे सबको प्रोवाइड करी जा रही है तो उसको डेवलपमेंट कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे, लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, है ना, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ मॉडर्न एजुकेशन फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, तो ये सारे क्या है, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव्स हैं। बट क्या सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हो जाएगा या फिर हम कहें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन डेवलपमेंट कहलाएगा हमारा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज नॉट यूनी डायरेक्शनल। मैंने पहले ही बताया डेवलपमेंट क्या है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है, वो मल्टी डायरेक्शनल है। 360 डिग्री अप्रोच यहाँ पे लगती है। क्या लगती है भाई? 360 डिग्री अप्रोच लगती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल अंडरटेकिंग दैट इज टू अचीव हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द पीपल। ठीक है, सभी के लिए हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करना है तो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 360 डिग्री डेवलपमेंट। 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, हमें हर पर्सपेक्टिव से एक डेवलपमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो या फिर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो। समझ में आ गई बात? तो डेवलपमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल अंडरटेकिंग है, मल्टीपल एडवांसमेंट है, जहां पे हम लोगों की लाइफ को क्या करते हैं, इजी बनाते हैं। समझ में आ गई बात? क्वालिटेटिव लाइफ उनको प्रोवाइड करते हैं। गॉट इट? अब यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं, डेवलपमेंट के क्या लिखे हुए हैं भाई, डुअल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या होता है भाई, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं। ठीक है, मेरा जो डेवलपमेंटल गोल है वो अलग होगा। ठीक है, एक जो किसान है उसका डेवलपमेंटल गोल अलग हो। एग्रीकल्चरल पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर कोई, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी हायर हो जाए। क्या हायर हो जाए? प्रोडक्टिविटी हायर हो जाए। उसी तरीके से कोई लेबर होगा तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो दिन की, ठीक है, 2 टाइम का अपना रोटी निकाल पाए। ठीक है, उसी के साथ साथ कोई इंजीनियर होगा तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स मिले, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो पाए। बिजनेसमैन होगा तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को एक्सटेंड करने की बात करेगा। तो सबके लिए जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। समझ में आ गई बात? तो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, ये पहला एस्पेक्ट हो गया डेवलपमेंट का। व्हाट इज द अनदर एस्पेक्ट, what may be development for one may not be development for other, it may be even destructive also। जरूरी नहीं कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट हो वो आपके लिए भी डेवलपमेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। कैसे? हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल डैम हो गया। ठीक है, पहला एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डैम। ठीक है, तो अगर हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया तो वहां पे आपको इन्वायरमेंट, फ्लोरा एंड फौना के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वहां से लोगों को क्या करना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। ठीक है, उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन। समझ में आ गई बात? तो ये हार्मफुल होगा वहां के लोकल लोगों के लिए, ठीक है, उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हो क्योंकि वो जो घर बना के वहां पे रह रहे हैं उनको वहां से हटाना पड़ेगा, दूसरे जगह उनको सेटल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, डैम। ठीक है, डैम से क्या हुआ भाई, वहां के लोकल लोगों को प्रॉब्लम हुई। बट डैम अगर बन जाएगा तो शहर के जो लोग हैं, जो अर्बन लोग हैं, उनको पानी मिलेगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो जो उनके लिए डेवलपमेंट हुआ शहरी लोगों के लिए, वो ग्रामीण लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से आप देखोगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में लिखा हुआ है। तो जहां पे ये लगते हैं, जहां पे ये बनते हैं, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, वहां के आसपास का फ्लोरा एंड फौना, वहां के आसपास के लोग जरूर सफर करते हैं। बट ऑल एन ओवर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो वहां पे बाहर के जो रीजन होते हैं, ठीक है, दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचेगी, ठीक है,
और इलेक्ट्रिसिटी का इजीली एक्सेसिबिलिटी हो पाएगा, तो उनके लिए ये फ्रूटफुल होता है। तो डेवलपमेंट जो एक व्यक्ति के लिए है, जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी डेवलपमेंट हो, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? चलो, हमने डुअल एस्पेक्ट्स को देख लिया, आगे आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। ठीक है, अब नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा भाई, हम कैसे एसेस कर सकते हैं इसको? तो नेशनल डेवलपमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू एवरेज इनकम। अब ये एवरेज इनकम क्या होता है भाई? एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पीसीआई बोलते हैं इन शॉर्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अगर आप टोटल इनकम, कंट्री की जो भी टोटल इनकम है, उसको कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज इनकम आ जाएगी, और एवरेज इनकम को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, दैट इज द रियल इनकम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। समझ में आ गई बात? तो पहले हम एवरेज इनकम के बेसिस से क्या करते थे भाई? किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट एसेस करते थे, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट एसेस करते थे। ठीक है, अब इनकम ही हमारे पास एकमात्र क्राइटेरिया हुआ करता था पहले के टाइम पे। आज तो कई सारे क्राइटेरिया आ गए, पहले के टाइम पे सिर्फ इनकम ये क्राइटेरिया होता था। ठीक है, तो उसी से हमारा होता था स्टेट वाइज कंपैरिजन। ठीक है, कि मध्य प्रदेश ज्यादा डेवलप्ड है या यूपी ज्यादा डेवलप्ड है या राजस्थान ज्यादा डेवलप्ड है या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र डेवलप्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्री वाइज कंपैरिजन जो है वो भी इसी तरीके से होने लगा। ठीक है, कि जीडीपी कौन से देश की ज्यादा है, इंडिया की ज्यादा है या चाइना की ज्यादा है या यूएसए की है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम देख लेते थे कि भाई अगर यूएसए की सबसे ज्यादा जीडीपी है तो यूएसए सबसे ज्यादा डेवलप हो गया। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ फ्लॉज थे, वो हम देखेंगे आगे कैसे। आगे आते हैं, सबसे पहले स्टेट वाइज कंपैरिजन। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि इनकम ही वन ऑफ द पर्सपेक्टिव था, वन ऑफ द क्राइटेरिया था जिससे हम डेवलपमेंट असेस कर पा रहे थे। यहाँ पे 3 स्टेट है, हरियाणा हो गया, केरला हो गया, बिहार हो गया। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखो तो सबसे ज्यादा आपको कहां की दिख रही होगी? सबसे ज्यादा आपको दिख रही होगी हरियाणा की। ठीक है, सबसे कम कहां की दिख रही होगी आपको? सबसे कम दिख रही होगी आपको बिहार की। समझ में आ गई बात? बट अगर आप बाकी पर्सपेक्टिव्स में नजर डालें, लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जितना कम होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी उतना अच्छा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या हो गया? लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पर 1000, मैं लिख देता हूँ 30 पर 1000 लिख देता हूं, अभी आपको मैं मतलब बता दूंगा। 35 पर 1000 हो गया। ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ में एक साल के अंदर 35 बच्चे मर रहे हैं। पर 1000 लाइव बर्थ के अंदर 10 और 30 बच्चे मर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जितना कम है ना इन्फेंट्स की डेथ होगी, इन्फेंट मतलब जो एक साल से कम है, वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। समझ में आ गई बात? तो केरला में सबसे कम है, इसका मतलब केरला का जो इंडिकेटर है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू हरियाणा एंड बिहार, जबकि हरियाणा की जो आप देखोगे ओवरऑल जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है। ठीक है, उसी के साथ साथ आप लिटरेसी रेट देखो, लिटरेसी रेट आपको कहां का सबसे ज्यादा दिख रहा है? वो दिख रहा है आपको केरला का सबसे ज्यादा 94, बाकी जगह आपको 62 और 82 देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ आपको जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो भी सबसे ज्यादा कहां का देखने को मिल रहा है? केरला का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है पीसीआई में, पर कैपिटा इनकम में? वो है आपका हरियाणा। बट बाकी की जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें आपको केरला ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इनकम सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, इनकम के साथ साथ हमें हेल्थ और एजुकेशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, सो दैट वी हैव द रियल पिक्चर, ताकि हमारे पास रियल पिक्चर आ सके कंट्री के डेवलपमेंट की, स्टेट के डेवलपमेंट की। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। इसी तरीके से कंट्री वाइज कंपैरिजन भी होता था। ठीक है, कुछ कंट्रीज होती है जिनको हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्री, कुछ हो गई हमारे पास डेवलपिंग और कुछ है अंडर डेवलप्ड। ठीक है, नाम मैंने लिख दिया, आप देख लेना। उनको भी पहले क्या किया जाता था भाई? इनकम के बेसिस पे, कि यूएस डॉलर अगर इतना है, ठीक है, तो आपको किसमें क्राइटेरिया में रखा जाए? कौन सी क्राइटेरिया में? या तो डेवलप्ड क्राइटेरिया में, या तो डेवलपिंग क्राइटेरिया में, और या तो फिर आपको अंडर डेवलप्ड क्राइटेरिया में रखा जाएगा। ठीक है, बट लेटर ऑन ऐसी जरूरत पड़ी हमें स्लोली एंड स्टेडली कि हमें एक ज्यादा होलिस्टिक इंडेक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब ज्यादा होलिस्टिक इंडेक्स क्या आया हमारे पास? वो आया हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या आया भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया। तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको बनाया किसने था इंडेक्स को? वो बनाया था महबूबुल हक ने। ही वाज अ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट थे। इसमें 3 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया, हेल्थ को, एजुकेशन को और इनकम को। ये बिल्कुल वैसा ही है कि पहले अगर आप देखोगे अपने पेरेंट्स का मार्कशीट देखोगे, उसमें सिर्फ परसेंटेज लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था भाई? परसेंटेज लिखा रहता था कि आपके फादर के 92% थे या 86% थे या 68% थे। ठीक है, और उसी के बेसिस पे नौकरियां मिल जाती थी लोगों को पहले के जमाने में, आज से 25, 30, 40 साल पहले। ठीक है, बट आज आपका जो प्रोफॉर्मा आता है, आज आपका जो एचपीसी बनता है, होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड, जिसने एनईपी ने इंक्लूड किया, ठीक है, या फिर जो आज आपका जो मार्कशीट आता है उसमें सिर्फ परसेंटेज नहीं लिखा होता, उसमें और भी कई सारे एक्टिविटीज का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, जिसमें आप डांसिंग में अच्छे हो, आप पेंटिंग में अच्छे हो, आप को करिकुलर एक्टिविटीज में आपका आईक्यू कैसा है, आपका ईक्यू कैसा है, इमोशनल क्वोशंट कैसा है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं है, उन चीजों को भी ऐड किया जाता है। मतलब आपको होलिस्टिक बनाया जा रहा है। ठीक है, आपके 360 डेवलपमेंट में फोकस किया जा रहा है। उसी तरीके से 360 डिग्री फोकस किया जा सके डेवलपमेंट में, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लाया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। वो 3 चीजें क्या है मैंने आपको बता दिया। हेल्थ, हेल्थ में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक व्यक्ति कितने साल तक जी सकता है।
फिर दूसरा है एजुकेशन, जिसमें हम देखते हैं मीन ईयर एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर एंड एक्सपेक्टेड ईयर का मतलब आपसे कितना एक्सपेक्ट किया गया और आपने ओरिजिनली कितनी पढ़ाई करी। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आपने 18 साल पढ़ा या 18 साल आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, बट आपने पढ़ाई कितनी करी, सिर्फ 15 साल ही करी, ठीक है, या फिर आपने 14 ईयर्स तक ही पढ़ाई करी, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा एजुकेशन वाले सेगमेंट में। लास्ट है हमारा इनकम। इनकम में हम क्या देख लेते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम और क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम। मैंने फॉर्मूला बता दिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इन तीनों के इंडिकेटर्स को कंबाइंड करके हम क्या निकाल देते हैं भाई, जियोमेट्रिक मीन निकाल देते हैं। और उस जियोमेट्रिक मीन को जब हम फाइनलाइज करते हैं तो 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू आती है, वही स्कोर होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का। और उसके बेसिस पे, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे कंट्री को रैंकिंग करते हैं कि एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पर्टिकुलर कंट्री की रैंक क्या है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि फर्स्ट कौन है, ठीक है, और इंडिया की रैंक क्या है रीसेंट एचडीआई इंडेक्स में। समझ में आ गई बात, इंपॉर्टेंट है, कोर ऑफ दिस चैप्टर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं बीएमआई। ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है, चीजों को देखने का। दैट इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। आप हेल्दी हो या नहीं हो, इसको आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर, ठीक है। आपका जो भी वेट है, मान लो आपका वेट है कितना, 60 केजी, और आपकी हाइट कितनी है, दैट इज मीटर स्क्वायर में, दिस इज योर 1.7 मीटर, ठीक है। तो 1.7 इंटू 1.7, या फिर आप इसका स्क्वायर कर दोगे। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आएगा समथिंग नियरली अराउंड 20.7। ये एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 20.7 क्या है, ये आपका बीएमआई आ गया। अब ये किसकी रेंज में आ रहा है, तो 20.7 नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप 25 से ऊपर हो तो ओवरवेट होगा, 30 से ऊपर हो तो ओबीस कहलाएगा, ठीक है, और मॉर्बिडिटली ओबीस कहलाएगा अबव 40। समझ में आ गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आप इससे अपना खुद का बॉडी मास इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो और बता सकते हो कि आप हेल्दी हो या नहीं हो। फाइन, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें दो पर्सपेक्टिव्स एडेड होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला पर्सपेक्टिव कहता है इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। कैसा, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कैसा होना चाहिए भाई, इको फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। उसी के साथ साथ डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को सफर ना करना पड़े, ठीक है, उनके लिए भी हमें रिसोर्सेज को बचा करके रखना है, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात, चलिए भाई। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है हाउ टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का प्रमोशन होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रही है, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स नहीं होते हमारे। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा हो जाएगा एफॉरेस्टेशन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन के थ्रू भी आप इन चीजों को कर सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमें करनी है, ठीक है। नेचुरल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करना है इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। उसके बाद R3 स्ट्रेटजी, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की हम बात करते हैं। समझ में आ गई बात। तो होलिस्टिकली हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा कंपाइल कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। सो दैट इज आवर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मिशन पास, रिस्पेक्ट प्लस 1000 उन सबके लिए जिन्होंने लास्ट तक इस चैप्टर को देखा, इस पूरे वीडियो को सुना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।